जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि अवतार सिंह पवार, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने अवतार सिंह के बारे में बताया था कि मूर्तिकार के रूप में उनकी जानकारी दी थी और आपने उन लोगों ने उसको देखा भी होगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोल दिया था कि ये पूरा वीडियो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। इसका आधा भाग अभी बाकी है। उस आधे भाग को जो बाद का है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, यानी नहीं बताया था। उस वीडियो का मैं अपलोड करूंगा और जिसमें आप लोग उसको यानी अवतार सिंह पवार को पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार थे। मुख्य रूप से इनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में है, लेकिन ये एक चित्रकार भी थे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक समकालीन कलाकार हैं और इनके बारे में मैंने बताया था कि इनकी जो जन्म है वो 14 जनवरी 1929 में इनका जन्म उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 जुलाई 2002 में, जैसा सामने लिखा हुआ है 2002 में इनकी मृत्यु जो है वो भी टेहरी गढ़वाल में ही हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इन्होंने जो है प्रारंभ में ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं था कि हम चित्रकारी सीखेंगे, क्योंकि उनके माइंड में था केवल हम एक फौजी बनेंगे। और फौजी के लिए उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन टाइफाइड होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में देखा होगा, टाइफाइड होने के कारण वो घोषित कर दिए गए। फिर एक बार इनको यूपी के एक कला समीक्षक मुकुंदी लाल से इनकी भेंट हुई। मुकुंदी लाल ने इनको कला के लिए प्रेरित किया और फिर उन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की। शांति निकेतन में इनके जो गुरु थे यानी मुख्य रूप से वो थे राम किंकर बैज। लेकिन राम किंकर बैज के अतिरिक्त इन्होंने नंदलाल बसु से, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुरेंद्र नटकर से और कई लोगों से उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। इस तरह से इन्होंने आगे बढ़ते रहे, बहुत सारी मूर्तियां बनाई। मैंने बहुत सारी आपको मूर्तियां बनाई थी और अभी भी लिखा हुआ सृजनात्मक मूर्तियां इनकी मैंने बताई थी। मदर एंड चाइल्ड, नंदी, बांसुरी वादक, मुर्गों की लड़ाई, खलिहान की ओर, सारी अधिकतर इनकी मूर्तियां जो कांसे में थी। बाकी और हमने माध्यम भी आपको बताया था। आइए आज हम बात करते हैं इनकी जो है बात करते हैं इनकी चित्रकारी के बारे में। पहले तो ये जान लें कि ये एक चित्रकला में यानी चित्रकारी में बहुत ही इनको महारत हासिल थी, बहुत ही इनको पकड़ थी, बहुत अच्छी जानकारी थी। इसीलिए अवतार सिंह पवार को भारत का ध्यान दीजिएगा, भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर, क्या आर्ट ट्रेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर कहा जाता है, क्योंकि इनको कला में यानी खासतौर से चित्रकारी के बारे में उसमें बहुत ही अच्छी जानकारी थी। तो इसीलिए उनके एक खिताब मिला था, भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर कहा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इनको हिमालय का बेटा भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इनको क्या कहते हैं? हिमालय का बेटा। इनको हिमालय का बेटा भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग हैं? तो इनको हिमालय के बेटा, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाके में इनका जन्म हुआ था और वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस तरह से मूर्तिकारी सीखी और फिर ये इलाहाबाद कला विद्यालय में इनको जो है शिक्षक बन गए। मुख्य रूप से मूर्ति विभाग में शिक्षक बन गए, लेकिन चित्रकारी भी लोगों को सिखाते थे और मुख्य रूप से चित्रकारी सिखाते थे वो वाष्प पद्धति पर ही सिखाते थे। किसमें सिखाते थे? मुख्य रूप से वाष्प पद्धति पर सिखाते थे। और इस तरह से इन्होंने चित्रकारी की जो शुरुआत की है चित्रकला में, चित्रकारी में जो मुख्य काम किया है वो किया है वाष्प पद्धति। किस पे काम किया है? वाष्प पद्धति पर काम किया है। यानी इन्होंने अधिकतर चित्र जो है वाष्प पद्धति पर ही बनाए हैं और अपने छात्रों को भी इन्होंने वाष्प पद्धति पर ही ज्ञान दिया है।
वैसे आप खुद भी जान लें कि जहां लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ में वाष्प पद्धति ही सबसे ज़्यादा मुख्य मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर एक महान कलाकार हुए हैं जिनको कहते हैं असित कुमार हलदार। और असित कुमार हलदार किसके शिष्य हैं? जैसे कि आप जानते होंगे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो पकड़ थी वो वाष्प पद्धति पे थी। अधिकतर अपने शिष्यों को वाष्प पद्धति पर ही चित्रकारी सिखाई थी। तो इसलिए चित्रकारी जो सिखाते थे वो वाष्प पद्धति पर ही सिखाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वाष्प पद्धति पे करते थे। वाष्प पद्धति के अलावा इन्होंने जल रंग का भी प्रयोग किया है, इन्होंने जल रंग का प्रयोग किया है, इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है, इन्होंने चीनी स्याही आदि का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे इन्होंने आदि पर इन्होंने काम किया है। आइए हम चर्चा करते हैं कि इनके जो चित्रों की बात आती है। सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, उस चित्र का नाम है सुजाता। क्या है? उस चित्र का नाम है सुजाता। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, वो क्या है? सुजाता। इनका एक महत्वपूर्ण चित्र है और उस चित्र का नाम है सुजाता। सुजाता है। ये किस पे है? तो कहेंगे वाष्प पद्धति बनाया था इन्होंने, वाष्प पद्धति पर ये बना है। और ये चित्र इस समय सुरक्षित कहाँ है? तो कहेंगे ये सुरक्षित जो है आपका राज ललित कला अकादमी लखनऊ में ये चित्र सुरक्षित है। कहाँ? ये राज ललित कला अकादमी, राज ललित कला अकादमी लखनऊ में सुरक्षित है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ सुरक्षित है? राज ललित कला अकादमी लखनऊ में ये चित्र सुरक्षित है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। आइए हम एक एक चित्रों पर चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं किसान दंपति। अन्य चित्र कौन सा है? किसान चित्र है ये, किसान दंपति। ठीक है, दंपति, किसान दंपति। ये किस पे है? तो कहेंगे वाष्प पद्धति पर है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि किसान दंपति किस पे है? तो कहेंगे वाष्प पद्धति पे है। काला घोड़ा, ठीक है, कहेंगे काला घोड़ा, काला घोड़ा ये किस पे है? तो कहेंगे वाष्प पद्धति पर है। मुझे कैसे ही चित्र याद आता है काला चांद। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस आधुनिक चित्रकार का एक चित्र है काला चांद। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, जिसका चित्र काला चांद है उसकी मृत्यु जो हुई है वो कोरोना काल में हुई है। ये भी आपको मैं हिंट दे देता हूं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि काला घोड़ा तो किसका चित्र है? तो मैंने बताया काला घोड़ा अवतार सिंह पवार का है, लेकिन काला चांद किसका है ये मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो इस तरह से काला घोड़ा जो है इनका किसका है? वाष्प पद्धति पर। एक और चित्र है हिलांस का जोड़ा, पक्षी है ये, हिलांस, हिलांस पक्षी। तो हिलांस क्या है? पक्षी से। हिलांस का जोड़ा एक पक्षी है ये किसमें है? तो कहेंगे ये भी आपका वाष्प पद्धति पर है। ध्यान दीजिएगा, हिलांस का जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, कभी भी आ सकता है हिलांस का जोड़ा। एक और चित्र है हिलांस है, वो चित्र है हिलांस बुरास। हिलांस बुरास के वृक्ष पर ये भी किस पे है? तो कहेंगे ये भी आपका वाष्प पद्धति पर है। देखने के बाद ध्यान से, ये हिलांस का जोड़ा ये वाष्प पद्धति पर, हिलांस बुरास ऐसे डैश करके, हिलांस बुरास के वृक्ष पर तो किस पे है? तो कहेंगे ये भी आपका जो है वो वाष्प पद्धति पर बनाया गया। इसी तरीके से कमल और बत्तख, ठीक है, कमल और बत्तख, तो ये भी आपका है किस पे? कहेंगे ये भी वाष्प पद्धति पे है। ठीक है, कमल और बत्तख ये भी आपका वाष्प पद्धति पर है। इसी तरीके से लड़ते हुए मुर्गे, इसी तरीके से लड़ते हुए मुर्गे जो है ये भी आपका वाष्प पद्धति पर है। ठीक है,
अब आपको मैंने बताया था कि ये दिया है मैंने लड़ते हुए मुर्गे। मैंने पीछे बताया था मुर्गों की लड़ाई, वो मूर्ति बताई थी किसी की, इन्हीं की मूर्ति, मुर्गों की लड़ाई। वो किसकी है तो मैंने बताया था अवतार सिंह पवार। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुर्गों की लड़ाई वाला चित्र किसका है। ठीक है, तो चलिए मुर्गों की लड़ाई ये किस पे है, कहेंगे वाश पद्धति पर बनाई गई। इसी तरीके से चित्र है झरना, झरना ये भी किस पे है तो कहेंगे वाश पद्धति पे। क्लियर है। तो इस तरह से इन्होंने ये वाश पद्धति वाले मैंने एक सात चित्र बता दिए। ये कौन कौन से चित्र इनके वाश पद्धति पे, एक बार ध्यान दें। किसान दंपत्ति, काला घोड़ा, हिलांस का जोड़ा, हिलांस का जोड़ा, और ये जो है आपका मूंगा पत्थर पे बनाया गया है, मूंगा पत्थर पे, और पत्थर मूंगा पत्थर पे, और ये भी आपका जो हिलांस बुरास का ये भी आपका मूंगा पत्थर पे है ये। बाकी और ऐसे अदर पे हैं कमल और बत्तख वाश पद्धति पे, लड़ते हुए मुर्गे वाश पद्धति पे, झरना वाश पद्धति पर, ये इन्होंने चित्र बनाए। अब आइए बात करते हैं इनके कुछ जल रंग वाले, और ये बात करते हैं कौन से जल रंग पे। इनका जल रंग पे है नटीर पूजा, नटीर पूजा, ये इनका किस पे है तो कहेंगे जल रंग में। ठीक कहेंगे बाउल, बाउल, बाउल किस पे है तो कहेंगे जल रंग में। ध्यान दीजिएगा कौन सा बाउल किस पे है जल रंग में। इसी तरीके से इनके जल रंग में मुर्गा किसमें है, मुर्गा, केवल मुर्गा, ये किसका है तो कहेंगे जल रंग। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि किस आधुनिक चित्रकार का चित्र है केवल मुर्गा, और किसने बनाया चित्रकार, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि आप थोड़ा से प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, आपको इससे आपको और भी नई जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा ये चित्र इनका भी है, इनका भी हो सकता है, तो बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट करिएगा, नहीं अगर मालूम हो तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो ये आंसर है मुर्गा, मुर्गा इनका चित्र है जो जल रंग में है। इसी तरीके से इनका है गाय बछड़ा। ठीक है, गाय बछड़ा, ये भी किसमें है आपका जल रंग में। ठीक है, उल्लू, उल्लू, उल्लू ये भी आपका जल रंग में। एक चित्रकार है जो बड़ा फेमस चित्रकार है, इसके बहुत सारे शिष्य भी हैं, उसने भी उल्लू का चित्र बनाया था लकड़ी की काठ पर, यानी लकड़ी काठ पर बनाया था। तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उल्लू वाला चित्र किसका है। ठीक है, मैं उसका चित्र का नाम नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो तुरंत समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने गाय बछड़ा उल्लू जल रंग में बनाया था। इसी तरीके से इनके और चित्र है वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा चित्र इनका है, ये भी जल रंग में है। ध्यान दीजिए, खाली में पहले हम आपको केवल जल रंग वाले बता रहे हैं, जल रंग में है। और इनका जल रंग में है लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य, लोक नृत्य ये भी आपका जल रंग में है। नायिका, नायिका ये भी इनका जल रंग में है। तो ये मैंने इनके जल रंग वाले बताए हैं। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउल। ठीक है, नटीर पूजा, बाउल, मुर्गा, गाय बछड़ा, उल्लू इंपॉर्टेंट है जल रंग में। घोड़ा, लोक नृत्य, नायिका, ये सारे के सारे जो है अवतार सिंह पवार के जो चित्र हैं वो किसमें है तो कहेंगे जल रंग में इनके बनाए गए चित्र हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं कुछ अदर में, कुछ अदर बात करते हैं, जैसे भैंस, चित्र भैंस, भैंस ये आपका स्केच में, ये किसमें है स्केच में बनाया गया है, स्केच में बनाया गया है। ध्यान दें कौन सा है स्केच, ये कहे में है तो कहेंगे स्केच में। बुल फाइट, स्केच में बुल फाइट, बुल फाइट ये कहे में है तो कहेंगे स्केच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कहे में तो कहेंगे स्केच में। इसी तरीके से और है आपका इक्का, इक्का ये आपकी लोक कला शैली में, लोक कला शैली में
एक इसमें है इक्का, तो कहेंगे लोक कला शैली में। एक और मैंने पीछे बताया था, ऊपर बताया था मैंने घोड़ा, यहां पर भी इनका घोड़ा चित्र है, लेकिन ये जो है आपका लोक, ये घोड़ा किसमें था, ध्यान दीजिए, घोड़ा भी लोक कला शैली में, लोक कला शैली में। और पीछे मैंने आपको अभी इसी में पढ़ा रहे थे, पिछला वाला चित्र इनका घोड़ा और बताया था, वो जल रंग में, तो इनका जल रंग में भी है और इनका लोक कला शैली में भी इनका एक चित्र है घोड़ा। इसी तरीके से कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन चित्र, कृष्ण अर्जुन, ये चित्र जो इनका, ये इनका शिल्प पर रेखांकन है। कैसा है चित्र ये इनका है शिल्प पर रेखांकन किया गया है, रेखांकन, ठीक है, ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन शिल्प रेखांकन। एक और है रिक्शा चालक, रिक्शा चालकों, ये भी आपका तो कहेंगे शिल्प पर रेखांकन। तो ये इनके मैंने एक चीज बताया, कुछ एक बार देख ले, रिपीट कर ले। भैंस स्केच में है, बुल फाइट ये भी आपका स्केच में है, इक्का लोक नृत्य शैली में, घोड़ा लोक कला शैली में, कृष्ण अर्जुन ये भी आपने देखा कि शिल्प पर रेखांकन और रिक्शा चालकों में ये। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे अदर उसमें इन्होंने चित्र बनाए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इन्होंने भित्ति पर भी काम किया। जैसे मैंने आपको बताया कि विनोद बिहारी मुखर्जी से इन्होंने भित्ति चित्रकला सीखा था। तो आइए देखते हैं इन्होंने कहां कहां भित्ति चित्रकारी की है। अवतार सिंह पवार के द्वारा की गई भित्ति चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी कहां कहां इन्होंने भित्ति चित्रकारी की है, भित्ति चित्रकारी की है, ठीक है। आइए देखते हैं कहां कहां इन्होंने भित्ति चित्रकारी की है। सबसे पहले देखते हैं 1950 में। 1950 में इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, जैसा कि हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 1950 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो, जैसे कि मैं पीछे आपको पढ़ाया कि नंदलाल बसु ने पिछले कुछ अधिवेशनों में जो है उन्होंने सुसज्जित किया था, तो इन्होंने भी यहाँ पे सुसज्जित किया है। तो 1950 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सुसज्जित किया था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये नासिक में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, जो 1950 में कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सुसज्जित कर का काम किया था। इसी तरीके से 1955 में कहाँ है, जबलपुर, 1955 में जबलपुर में म्यूरल किया था इन्होंने। जबलपुर कहाँ है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश, एमपी में इन्होंने भित्ति चित्रकारी की थी। म्यूरल मतलब भित्ति चित्रकारी किया था, ठीक है। 1955 में जबलपुर में इन्होंने भित्ति चित्रकारी किया। 1955 में इन्होंने और क्या है, बिरला हाउस में किया है। 1955 में ही इन्होंने बिरला हाउस दिल्ली में भी इन्होंने भित्ति चित्रकारी की थी, भित्ति चित्रकारी किया था 1955 में। इसी तरीके से 1957 में शहीद स्मारक पटना में, 1957 में शहीद स्मारक आप जानते हैं पटना में है, पटना में इन्होंने भित्ति चित्रकारी की थी, क्लियर। तो इस तरह से आप एक बार देख लें कि इन्होंने कहां कहां इन्होंने भित्ति चित्रकारी की है। तो अभी और बताते हैं आपको हम 1950 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1955 में जबलपुर में, 1955 में फिर बिरला हाउस में ही, और 1957 में शहीद स्मारक पटना में इन्होंने भित्ति चित्रकारी की है।
तो इस तरह से इन्होंने लगभग बहुत सारे स्थानों पर भित्ति चित्रकारी की है। एक और मैं बताता हूँ, वो है आपका दिल्ली में। इन्होंने कृपाल सिंह शेखावत ने, सॉरी, अवतार सिंह पवार कृपाल सिंह शेखावत के साथ गांधी की जीवनी पर इन्होंने भित्ति चित्रकारी की थी। आइए बात करते हैं कहाँ। ध्यान दीजिए, इसकी डेट स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि इन्होंने दिल्ली में पवार जी ने कृपाल सिंह शेखावत, इसके साथ कृपाल सिंह शेखावत के साथ महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित भित्ति चित्रकारी किया था। यानी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उन्होंने कुछ चित्र बनाए थे और इन्होंने इस पर भित्ति चित्रकारी किया था। इसी तरीके से इन्होंने कानपुर में एक शुगर मिल, कानपुर के एक शुगर मिल है, उस पर भी इन्होंने भित्ति चित्रकारी किया था। यही नहीं, जब देश आज़ाद होने वाला था, यानी जब आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 से 1949 के बीच में नंदलाल बसु ने संविधान की पांडुलिपि पर चित्रणकार किया था। तो उस संविधान की पांडुलिपि पर अवतार सिंह पवार ने भी नंदलाल बसु का साथ दिया था। ध्यान रखिएगा, सब जानते हैं कि नंदलाल बसु ने जो है संविधान की जो आपकी पांडुलिपि है, जो संविधान हमारा लिखा गया है, उस पर चित्रण काम नंदलाल बसु ने किया था। लेकिन एक बात ये भी जान लें कि हो सकता है विकल्प में नंदलाल बसु ना दें, विकल्प में आपका अवतार सिंह पवार दे दें, तो आपके दिमाग में तो नंदलाल बसु रहेगा। तो आपको बता दूं कि नंदलाल बसु के साथ अवतार सिंह पवार ने भी अपना योगदान किया था। तो इस तरह से अवतार सिंह पवार ने जो है बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा इन्होंने जो है अपना योगदान किया है भारत के लिए। तो क्यों नहीं इनको सम्मान मिलना चाहिए? ऐसे महान कलाकार को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। तो इनको समय समय पर सम्मान इनको मिलता गया है। आइए देखते हैं कि इनको क्या, कब कब, यानी कब कब इनको सम्मान क्या क्या मिला है। एक एक सम्मान की हम बात करते हैं, सम्मान और पुरस्कार की, ठीक है। तो इनको सम्मान और पुरस्कार, ठीक है, इनको बात करते हैं सम्मान और पुरस्कार, कब कब इनको सम्मान और पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले 1964 में राज ललित कला अकादमी लखनऊ का पुरस्कार, 1964 में राज ललित कला अकादमी लखनऊ का पुरस्कार, यानी यहां से इनको पुरस्कार दिया गया था। राज ललित कला अकादमी लखनऊ में इनको पुरस्कार दिया गया था। 1967 में 1967 में कौन सा फाइन आर्ट, क्या है, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता के द्वारा पुरस्कार। क्लियर? किसके द्वारा? मैंने क्या कहा है, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता के द्वारा पुरस्कार इनको 1967 मिला था। 1968 में, ध्यान दीजिएगा, 1968 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, क्या लिखा मैंने, 1968 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या मिला था इनको, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए और देखते हैं। पहले एक बार फिर रिपीट कर दें। 1964 में राज ललित कला अकादमी लखनऊ पुरस्कार, 1968 में अकादमी ऑफ फाइन आर्ट द्वारा पुरस्कार कलकत्ता में, 1968 में ललित कला अकादमी जो है के द्वारा पुरस्कार। आइए बात करते हैं
सत्तासी 1987 में मिला इनको। 1987 में राज ललित कला अकादमी लखनऊ के द्वारा पुरस्कार, यानी राज ललित कला अकादमी ने इनको पुरस्कार दिया। कब? 1987 में इनको पुरस्कार दिया था। इसी तरीके से 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। क्लियर? मैंने क्या कहा है? 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से इनको सम्मानित किया था। इसी तरीके से 1996 में हिंदी साहित्य लखनऊ ने इन्हें कौन सा भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान दिया, सम्मान से सम्मानित किया। कौन सा? हिंदी साहित्य लखनऊ ने इन्हें कला भूषण सम्मान से सम्मानित किया 1996 में। इसी तरीके से 1998 में, ठीक है, 1998 में फन रत्न क्या है पूरा है? फन रत्न सम्मान लखनऊ ने दिया था। क्लियर? फन रत्न सम्मान। आइए एक बार आगे बढ़ते हैं। 87 में राज ललित कला अकादमी लखनऊ के द्वारा पुरस्कार, 94 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार, 96 में हिंदी साहित्य लखनऊ ने पुरस्कार कला भूषण सम्मान दिया था, 1998 में फन रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया था। आइए आगे बात करते हैं। उन 2001 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2001 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा श्रेष्ठ, क्या लिखा मैंने? श्रेष्ठ कलाकार सम्मान से सम्मानित किया। क्लियर है? क्या कहा? 2001 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा श्रेष्ठ कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से 2002 में कोट द्वार, ये कहाँ है? गढ़वाल में। क्या लिखा मैंने? कोट द्वार, गढ़वाल में। कोट द्वार में क्या है? चंद्र ज्योति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, कोट द्वार गढ़वाल में, टेढ़ी गढ़वाल में, वहां इन्हें चंद्र ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करके लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली वाली बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट। टेढ़ी गढ़वाल के कोट द्वार, क्या लिखा मैंने? ये कहाँ है? तो कहेंगे टेढ़ी गढ़वाल। ठीक है, तो क्या लिखा है? कोट द्वार कहाँ है? तो कहेंगे टेढ़ी गढ़वाल के वीरचंद्र, पूरा नाम क्या है? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने पवार को 2 बीघा भूमि दान में दिया था।
ध्यान दीजिए, गढ़वाल के वीर चंद सिंह गढ़वाली थे जो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। इन्होंने पवार को यानी अवतार सिंह पवार को 2 बीघा भूमि दान में दिया था और इसी भूमि पर, ध्यान देना, इसी भूमि पर अवतार सिंह पवार ने एक आश्रम खोला था। उस आश्रम का एक सांस्कृतिक केंद्र आश्रम, पवार ने एक सांस्कृतिक केंद्र खोला और उस केंद्र का नाम रखा था त्रिवेणी आश्रम। त्रिवेणी आश्रम, ये समझ रहे हैं। तो ये जो 2 बीघा इनको भूमि मिली थी, इस भूमि पर इन्होंने क्या खोला, तो आप कहोगे इन्होंने इस पर एक कला केंद्र खोला था, सांस्कृतिक केंद्र खोला था। उसका नाम दिया था त्रिवेणी आश्रम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आइए लास्ट लाइन समझ लें इनकी हम, जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। 2 मूर्तियां इनकी छूट गई हैं। इन्होंने कई पार्कों के लिए भी मूर्तियां बनाई थी। ऐसे ही एक मूर्ति है हाथी की मूर्ति। ठीक है, अवतार सिंह पवार के द्वारा हाथी की प्रतिमा, हाथी की मूर्ति कहेंगे, मूर्ति बनाई थी। ये मूर्ति, हाथी की मूर्ति वर्तमान में प्रयागराज के हाथी पार्क में लगी है। समझ रहे हैं। इन्होंने एक बुद्ध की मूर्ति बनाई थी। एक बनाया था, एक तो ये हो गया, और दूसरी बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, एक बड़ी सी। ये मूर्ति लखनऊ के बुद्धा पार्क में ये लगी है। समझ रहे हैं। तो एक मूर्ति हाथी की मूर्ति वाली, ये वाली, और एक बुद्ध की मूर्ति। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बनाएंगे, लेकिन जानकारी मेरे 2 ही है। वो है हाथी की मूर्ति जो प्रयागराज के हाथी पार्क में, इसको इलाहाबाद कह सकते हैं, और दूसरी आपकी बुद्ध की मूर्ति जो है लखनऊ के बुद्धा पार्क में सुरक्षित है। तो आइए बात करते हैं, लास्ट मैं बता चुका हूं, 18 जुलाई 2002 को, ठीक है, हृदय गति रुक जाने के कारण 18 जुलाई 2002 को हार्ट अटैक के कारण टिहरी गढ़वाल में ही मृत हो गई थी। क्लियर। तो मैंने एक वीडियो ये वाला भी कंप्लीट कर दिया है आपका। पिछला वीडियो अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख करके तब इसको देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। पिछला वीडियो मैंने अवतार सिंह पवार का एक वीडियो डाल रखा है, अपलोड किया था, उसको देखिए। उसको देखने के बाद फिर इसको देखिए। नोट्स अगर बनाना है तो पहले वो बनाइएगा, फिर इसको बनाइएगा। बात ध्यान रखिएगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो हमारे चैनल यानी खान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और नई नई जानकारी मिलती रहे और नई नई चीज़ आपको मिलती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने लगभग मैं वीडियो डालता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नोट्स बनाते रहते हैं। आप ऑनलाइन भी क्लास मेरी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। ऑनलाइन में मैंने इस वक्त 50% डिस्काउंट कर रखा है। ऑफलाइन में तो फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो शायद मैं आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।